Hi, hello, and welcome, students. Welcome to this session. Myself, Vishant Gupta, welcoming you all to lecture 3 of your mechanics course. इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में हमने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो अपने तीन लॉ हैं न्यूटन्स के, लॉ ऑफ इनर्शिया एफ इज इक्वल्स टू एम ए एंड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, वो इंट्रोड्यूस कर दिया था। उसी में से जो सेकंड लॉ है आपका, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, उस पर बेस्ड ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्टार्ट करने से पहले पिछले कुछ चैप्टर्स, जैसे जैसे हमारा पिछला टॉपिक था लॉ ऑफ इनर्शिया, इन लॉ ऑफ इनर्शिया या सेकंड लॉ या थर्ड लॉ, इनसे जुड़े हुए किस तरह के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम कैसा है, बहुत ही शॉर्ट टाइम वाला एग्जाम है, आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो कोई भी बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? डेफिनेशन से, फैक्चुअल बातें आएंगी, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ की, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, तो इससे दो तीन बातें हैं समझने वाली कि इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इनर्शिया क्या है ये समझना जरूरी है कि इनर्शिया था सर किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी टू रिस्ट्रिक्ट दी चेंज इन मोशन। ये मोशन दोनों तरह का था, या दो तरह का था, या तीन तरह का था? भाई ये तीन तरह का था। इनर्शिया ऑफ रेस्ट था आपके पास, इनर्शिया ऑफ मोशन था आपके पास, और आपके पास था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आपसे कुछ सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया बताते कैसे थे किसी भी बॉडी में? सर इनर्शिया सिग्निफाई करता था किसी भी बॉडी का मास। कोई बॉडी जितनी ज्यादा मैसिव होगी, जिसका मास जितना ज्यादा होगा, उसमें उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। टेंडेंसी, ये इनर्शिया है क्या? टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज, टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज, ठीक है। और जो आपके पास तीन तरह की इनर्शिया है, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, इनके एग्जांपल, कि भाई लेट्स सपोज आपको कोई सिनेरियो दे दिया कि ग्लास लिया, ग्लास में से आपके एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर कोई फट्टा रखा है, फट्टे के ऊपर सिक्का है, फट्टे को मारा, सिक्का नीचे गिर जाता है। कौन सा इनर्शिया है? रेस्ट का, मोशन का, डायरेक्शन का, या नन ऑफ द अबव? तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ऑब्वियसली हमें समझ आ रहा है कि सिक्का नीचे गिरा क्योंकि अपनी वो रेस्ट मोशन को मेंटेन करना चाहता था, तो फट्टे के साथ आगे ना जाकर वहीं रहा, इसलिए नीचे गिर गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन का इनर्शिया क्या होता है, कैसे होता है, ये छोटे छोटे सिंगल आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ में आप बहुत तरह, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन जनरल। लेकिन जो एक चीज जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है वो है इसका फॉर्मूला, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सबसे ज्यादा जो है वो स्टैंड आउट करती है बात, इतनी बात अपने को समझ आनी चाहिए। अब इससे जुड़े छोटे मोटे सवाल किस तरह के हो सकते हैं? लेट सपोज मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर आपने एक फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेट सपोज इस फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन, इसका मास है 2 किलो। अच्छा 2 किलो इसका मास है बच्चे, ठीक है। सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, ये एक ग्राउंड पर रखा हुआ है। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए व्हाट इज द एक्सीलरेशन इन दिस ऑब्जेक्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। तो हम बोलेंगे सर क्योंकि इस पर टोटल फोर्स एफ है 10 न्यूटन, इज इक्वल्स टू मास जो कि 2 किलो है, टाइम्स होता है एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 किलोग्राम्स, विच विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। मान लेते हैं कि इसी में मैं एक और फोर्स ऐड कर देता हूं। क्या करा मैंने? एक फोर्स और ऐड कर दिया, कुछ इस तरह से। कॉपी पेस्ट मार रहा हूं भाई, ध्यान देना। सेम क्वेश्चन लिया, अब इस क्वेश्चन मैंने क्या करा, एक फोर्स ऐड कर दिया कुछ इस तरह से। जरा ध्यान से दो कि 10 न्यूटन यहां लग रहा था, और मान लेते हैं कि 6 न्यूटन यहां लग रहा है। अब बताओ नेट फोर्स कहां होगा और किस तरह का एक्सेलरेशन होगा? सर 10 न्यूटन राइट वर्ड लग रहा है और 6 न्यूटन लेफ्ट वर्ड लग रहा है, तो मुझे समझ में आती थी कि जो भी नेट फोर्स होगा किस पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, वो एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेट फोर्स ऑब्वियसली 10 माइनस एक्स, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बोलूंगा सर 10 न्यूटन राइट वर्ड था, 6 न्यूटन लेफ्ट वर्ड था, इसलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये देंगे 2 kg के मास में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइड बाई 2 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आई? क्या इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूं मैं? ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूं, हल्का सा। क्या करा मैंने इस बार,
इस बार मैंने एक फोर्स और लगाया है, पर वो फोर्स आपने लगाया है कुछ इस तरह, किसी एंगल से फोर्स लगाया है। ठीक है, क्या करा बच्चे, किसी एंगल से फोर्स। इस तरह के क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। 2 किलो का मास था, इस बार जो आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है वो लगाया है, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री या 60 डिग्री पर मान के चलते हैं। ठीक है, 60 डिग्री पर आपने ये फोर्स लगाया है। तो अगर आपने ये फोर्स इस तरह से लगाया है तो अब क्या करेंगे सर, क्या मैंने आपको वेक्टर के कंपोनेंट लेने सिखाए थे? जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया जाता था उस एक्सिस के साथ कंपोनेंट होता था कॉस में, तो ये वैल्यू होगी tan cos 60, और उसके परपेंडिकुलर वैल्यू होती थी साइन में, यानी ये वैल्यू होगी tan sin 60। 10 sin 60 अपवर्ड फोर्स लग रहा है और 2 किलोग्राम, ऑब्वियसली इस पर एक वेट लगा रहा होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये सरफेस इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी। चीजें आपस में बैलेंस हो जाएंगी, दैट इज नॉट अ पार्ट। मतलब वाई डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो चीजें आपस में नॉर्मल mg और 10 sin 60 बैलेंस हो जाएंगी। इससे कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको प्लेन की वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कह सकता हूं आपका जो ऑब्जेक्ट है ऊपर नीचे तो नहीं भाग रहा, प्लेन में कहा जाएगा, आगे जाएगा। तो आगे भगाने वाला फोर्स कौन सा सर, इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट, यानी 10 cos 60 वो वैल्यू है जो इसको x डायरेक्शन में आगे भगाएगी। ये इस पर नेट एक्स फोर्स है x डायरेक्शन में। दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स a। तो a की वैल्यू आप ले सकते हो 5 cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू आई होप आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं आपको टेबल बना के दे देता हूं। अभी कुछ ही वैल्यूज आपको याद रखनी है, आई गेस 10, इससे अब याद नहीं रखनी। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू बच्चे होती है 1/2, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मुलेज हैं हल्के फुल्के जो आपको याद रखने हैं। किस तरह के फॉर्मुलेज है एक बार आप देख लीजिए मेरे साथ। साइन कॉस टेन क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो राइट एंगल ट्राइंगल में साइन कॉस टेन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग उनका होने वाला है। लेट्स सपोज अगर मैं बोलूं आपसे, एक सेकंड रुकना बच्चे, कि मेरे पास ये है साइन एंगल, ये है कॉस एंगल, और साथ में आएगा टेन। ठीक है, मान लीजिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। इसी के साथ साथ आपसे पूछा जाए कि जीरो के अलावा आपको पास पूछा जाएगा साइन 30 की डिग्री की, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री कितनी होती है, 60 डिग्री कितनी होती है, और 90 डिग्री कितनी होती है। ये आपको 5 वैल्यूज है जो याद रखनी है साइन और कॉस की। और टेन क्या होता था, साइन बाय कॉस। तो अपने आप से सॉल्व हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू बच्चे होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। जब ये चीजें कॉस में आएंगी तो क्या होगी, इसका बिल्कुल इनवर्स। कॉस 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू 1/2 और 90 की वैल्यू 0। आपको क्या करना है, आपको बस साइन की 5 वैल्यू याद रखनी है, 0, 30, 45, 60, 90। जो कॉस वाली होंगी वो क्या होगी, उसकी इनवर्स होंगी। और टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस। 0/1 क्या होता है बच्चे, 0 होता है। 1/2/√3/2 क्या होता है सर, रूट 1/√3 होता है। 1/√2/1/√2 क्या होता है सर, 1 होता है। √3/2 डिवाइड बाय 1/2 क्या होगा सर, √3 होगा। और 1/0 होता है आपका इंफिनिटी या नॉटिफाइड। तो बस मैंने साइन की याद रखी, कॉस वाली उसकी अपोजिट है, और टेन साइन और कॉस का डिवीजन है। तो 5 वैल्यूज याद रखिए आप, बाकी की ये जो 15 वैल्यूज है बता सकते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से cos 60 की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है, 1/2, यूज कर अपने पास आंसर आ गया। यहाँ तक बात सही है। ऐसे छोटे मोटे 1-2 नंबर में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर होंगे। बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन आपको पता है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पेपर में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अब आपको एक बात समझनी होगी छोटी सी, जब आप लिखते हो कि F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक 1D इक्वेशन है। 1D इक्वेशन कहने का छोटा सा मतलब क्या है कि ये सिर्फ x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन में अगर आपका फोर्स है तो वो फोर्स सिर्फ x डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर आपका फोर्स सिर्फ y डायरेक्शन में है तो वो सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपका नेट फोर्स z डायरेक्शन में है तो वो सिर्फ और सिर्फ z डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो फोर्सेस हैं कैसे होते हैं बच्चे, 1D इक्वेशन है बच्चे, ये एक 1 डायमेंशनल इक्वेशन है सारी की सारी। आपका मोशन 1D में कैसे मूव कर रहा है उस तरह की बातें आप करते हो। इसका मतलब समझो अगर मेरे पास x डायरेक्शन में कोई फोर्स है
तो वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन दे सकती है, वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन में उसका कोई पार्ट नहीं है। और अगर वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन में कोई पार्ट नहीं है इसका, वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, किसी भी चीज में उसका कोई पार्ट नहीं होने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जिम्मेदार है, एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के लिए वो फोर्स एक्स डायरेक्शन की जिम्मेदार है। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि ये कैसी इक्वेशन है, फिजिकल सिस्टम इज द 1D इक्वेशन। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, कि जो फोर्स का आपने फॉर्मूला लिखा था, जनरल फॉर्मूला जो आपने लिखा था कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट इज बेसिकली क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने लिखा था that applied external imbalance force is equals to the rate of change of momentum per unit time। मोमेंटम को क्या बोला था सर, मोमेंटम होता था किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसकी वेलोसिटी के साथ। ठीक है भाई, अगर ऐसा था, अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं किसी तरह का ऐसा सिस्टम कंसीडर करूं जिस सिस्टम पर नेट फोर्स, ये कैसा है बच्चे, ये नेट फोर्स है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, नेट फोर्स ये क्या हो जाए आपका, जीरो हो जाए, है ना भाई। अगर ऐसा हो जाए, इफ दिस इज द केस, तो क्या होगा सर, जीरो इक्वल्स टू होगा डेल पी ओवर डेल टी के। सर क्योंकि ऐसा है और डिफरेंस इन टाइम जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब है कि यहां से चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा या नहीं हो। अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो है इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम इज कांस्टेंट। चेंज नहीं हो रहा ना भाई, चेंज इन मोमेंटम जीरो, इसका मतलब मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। या मैं कह सकता हूं कोई भी इनिशियल मोमेंटम किसी भी फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा अगर उस सिस्टम पर नेट फोर्स जो है वो जीरो होता है तो। अब एक बात सोच के देखो, क्या अगर आपकी एफ इज इक्वल्स टू में एक वन डायमेंशनल इक्वेशन थी, तो क्या पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल, जो आप कह रहे हो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब होता है, जब सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये खुद में एक नंबर का क्वेश्चन है कि लीनियर मोमेंटम कब होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किस केस में होगा, उस केस में जब सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। अब एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यार ऑब्वियस सी बात है, एफ इज इक्वल टू में 1D की इक्वेशन थी, इसका मतलब है कि जब आप लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाओगे तो मुझे बात याद रखनी है कि इनिशियल मोमेंटम in x direction is equals to final momentum in x direction, initial momentum in y direction is equals to final momentum in y direction, and initial momentum in z direction is equals to फाइनल मोमेंटम इन z डायरेक्शन। ये भी आपके 1D में होते हैं। तो आप x, y और z तीनों में इंडिविजुअली मोमेंटम कंजर्व कराते हो। इसे बात समझ में आई, सोच, अगर मेरे सिस्टम में मेरे पास अपने पास एक बॉल है और वो बॉल फट जाती है, तो अगर मेरे पास किसी एक डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम पे टोटल नेट फोर्स जीरो है, किसी एक डायरेक्शन के अलोंग अगर नेट फोर्स जीरो है, तो क्या इसका मतलब है कि उस डायरेक्शन के अलोंग मोमेंटम चेंज नहीं होगा। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुन, मैंने बोला मेरे पास है इस तरह से एक ये बॉल, ठीक है भाई, और ये बॉल क्या हो जाती है, बीच में जाती है फट जाती है, और ये बॉल अंडर ग्रेविटी डाउनवर्ड मूव कर रही है। लेकिन जब ये फटी तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, टूट के गिरी, इंटरनल फोर्स था। सिस्टम पर एक्स यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो गया सर, सिस्टम पर एक्स फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया जीरो, यानी इसका मोमेंटम कंजर्व तो रहेगा लीनियर मोमेंटम, पर कौन सा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा सर, एक्स डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो इसका मास mg डाउनवर्ड काम कर रहा था, यानी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स था, इसलिए वाई डायरेक्शन में इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा जा सकता है। कितनी बात समझ पा रहे हो मेरी, बातें क्लियर हो रही है क्या हल्की हल्की। तो आपको ये बात रखनी है कि अगर किसी एक भी डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व नेट फोर्स जीरो हुआ तो उस डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। मोमेंटम कंजर्वेशन आप हमेशा एक्स वाई जेड तीनों में म्यूचुअली लगाओगे कि अगर आपको म्यूचुअली एक्स वाई जेड डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो मिलता है तो, और लगाते कब है
जब आपके पास नेट फोर्स जीरो होता है सिस्टम का, सिर्फ और सिर्फ तब। बात क्लियर हो गई है? बहुत अच्छी बात है। अब लीनियर मोमेंटम को आप यूज कहां कहां करते हो? देखो, इस क्वांटिटी के दो मेन यूज हैं। वैसे तो बहुत सारे यूज हो सकते हैं, पर दो मेन यूज है। नंबर वन, कोलिजन, एंड नंबर टू, ब्रेक डाउन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एक्सप्लोजन। जितने भी एक्सप्लोजन वाले केसेस होते हैं ना, ठीक है, जैसे आपने कोई गोली फायर करी है, ठीक है, कहीं आपने कोई बॉम्ब फेंका था और वो बीच रास्ते में फट गया है, तो ये सारे एक्सप्लोजन केसेस होते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका कोलिजन का केस, के दो मासेस आए और आपस में टकरा गए। इन दोनों केसेस में आप लीनियर मोमेंटम को बहुत ज्यादा यूज करोगे। क्या सर कहीं भी मोमेंटम यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, नेट फोर्स जीरो है, कहीं भी लीनियर मोमेंटम यूज कर सकते हो, पर ज्यादा यूजफुल केसेस आपके पास ये दो हैं, कोलिजन और एक्सप्लोजन, ठीक है। तो एक एक करके दोनों केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। कोलिजन से मेरा क्या लेना देना है, पहले ये समझते हैं। मेरे पास दो बच्चे ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, एक की वेलोसिटी v1 और दूसरे की वेलोसिटी v2, ऐसा मान के चलता हूं। इसकी वेलोसिटी v1, इसका मास m1, इसकी वेलोसिटी v2 और इसका मास m2। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये आपस में क्या करेंगे भाई? कोलिजन करेंगे। क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। तो जिस पॉइंट पर ये कोलाइड करने वाले होंगे, उस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, जरा सोच के देखो। जिस पॉइंट पर ये क्या कर रहे होंगे? कोलिजन कर रहे होंगे, उस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा? अगर ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो क्या हो रहा होगा? ये इसके पास ऐसे ऐसे चिपक गया होगा, और जब ये चिपक गया होगा तो क्या हो रहा होगा सर? जब ये ऐसे चिपक गया होगा तो सर इस वाले मास ने इस m2 मास पर लगाया होगा एक फोर्स इस डायरेक्शन में, और m2 मास ने m1 मास पर लगाया होगा फोर्स इस डायरेक्शन में। क्या ये फोर्सेस जो लगेंगे, ये है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और ये है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। क्या इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे और डायरेक्शन अपोजिट होगी? तो क्या मैं बोल सकता हूँ F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। तो क्या, यार ऐसा नहीं है फोर्स नहीं लगता, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन क्या पूरे सिस्टम यानी m1 m2 दोनों को अगर सिस्टम मानूं, तो इस पूरी जो क्वांटिटी है मेरे पास ये, क्या इस पूरे सिस्टम पर, ये है मेरा सिस्टम भाई, इस पूरे सिस्टम पर एफ नेट क्या जीरो हो चुका है? कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में एफ नेट क्या हुआ? जीरो हुआ। या तो एक्स डायरेक्शन बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो ऑन द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि लेट्स सपोज एक आपके पास बॉल ये है, एक बॉल ये है, तो इसको बोलते हैं कि ये आपका हेड ऑन कोलिजन है, ठीक है। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये बीच वाली लाइन होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेट्स सपोज एक मास ये रहा और दूसरा मास ये है, तो आप इस तरह से जब टकराते हो तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये हो जाती है, ये, ठीक है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब वो पॉइंट जहां पर आपके ऑब्जेक्ट आपस में टकराए और वहां से जो परपेंडिकुलर फोर्सेस आई, नॉर्मल फोर्सेस, उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो F12 जो वेक्टर है वो हो जाएगा माइनस का F21, एफ नेट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूं जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात होती है हमेशा बच्चे, ठीक है। जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात होती है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन में क्या मान के चलता हूं कि जस्ट आफ्टर कोलिजन आपके पास मासेस तो चेंज नहीं होने वाले, लेकिन क्या वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी सर। लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 प्राइम और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 प्राइम। तो जस्ट बिफोर कोलिजन क्या हो रहा था? तो जस्ट बिफोर कोलिजन अगर मैं पूरे सिस्टम की मोमेंटम की बात करूं, क्योंकि आपने क्या करना है, पूरे सिस्टम का मोमेंटम लिखना है, तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्व कराऊंगा तो मैं लिखूंगा p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। और इसमें क्या लिखूंगा सर? इनिशियल मोमेंटम क्या था? m v1, क्योंकि m1 मास v1 स्पीड से चल रहा था। दूसरा था m v2, ये था आपका इनिशियल मोमेंटम। और फाइनली ये क्या हो गया? ये हो गया सर m1 v1 प्राइम और m2 v2 प्राइम। दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। अब इसमें आप बहुत तरह के केसेस की बात करते हो। पहला केस क्या मान के चलते हैं हम? कोलिजन बच्चे दो तरह का होता है, वैसे तो तीन तरह का होता है। कोलिजन की जो टाइप्स है ना, अगर मैं बात करूं कोलिजन की, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो इन जनरल आप बोल सकते हो कोलिजन के तीन टाइप है। सबसे पहला होता है प्योर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, प्योर इलास्टिक
कोलिजन। दूसरा आप लिखते हो इलास्टिक कोलिजन, और थर्ड लिखा जाता है प्योर इनइलास्टिक कोलिजन। प्योर इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि आपका जो सिस्टम है उसमें कोई भी एनर्जी का चेंज या लॉस नहीं हुआ है, तो नो एनर्जी लॉस। मतलब इसमें क्या कंजर्व रहेगी सर? मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो ऐसे सिस्टम जिसमें आपका एनर्जी लॉस नहीं होता उसको बोलते हैं प्योर इलास्टिक कोलिजन। प्योर इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इसमें एक स्पेशल केस है जिसमें क्या हो रहा है कि आपका एक मास दूसरे मास के साथ कोलाइड होता है, और एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों मासेस एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करना चालू कर देते हैं। v2 m1 m1 v1 m2 v2, और बाद में ये m1 और m2 मास दोनों एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करना चालू कर देते हैं। इसको बोलते हैं प्योर इलास्टिक कोलिजन। इसमें जो आपका एनर्जी लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है, एनर्जी लॉस इज मैक्सिमम। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम एनर्जी लॉस इन कोलिजन, इलास्टिक, प्योर इलास्टिक, प्योर इन इलास्टिक। तो हमें पता है कि प्योर इन इलास्टिक में एनर्जी लॉस मैक्सिमम होता है, प्योर इलास्टिक में एनर्जी लॉस नहीं होता, और इलास्टिक इसके बीच में कहीं आता है कि क्या हुआ, एनर्जी कुछ तो लॉस करी है पर दोनों साथ में चिपक के भी आगे नहीं गए हैं, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या मोमेंटम तीनों में कंजर्व्ड है? हाँ सर, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या है, फोर्सेस क्या है, अपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड किया है, नेट फोर्स 0 हुआ, तो मोमेंटम तो सब में कंजर्व है। मोमेंटम तो सारों के सारों में कंजर्व्ड है, पर एनर्जी किस में कंजर्व नहीं है सर? एनर्जी ना तो इलास्टिक में कंजर्व्ड है, एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, ना तो इलास्टिक में कंजर्व्ड है एनर्जी, ना ही एनर्जी आपकी प्योर इन इलास्टिक में कंजर्व्ड है, सिर्फ और सिर्फ प्योर इलास्टिक में आपकी एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। बात क्लियर हुई? चलो, तो ये तो हो गया आपका कोलिजन के बारे में कहानी कि भाई इनिशियल फाइनल के बराबर होगा। एक छोटा मोटा केस आप इस तरह से कर सकते हो। लेट्स सपोज, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे कि मेरे पास एक मास था, लेट्स सपोज 1 किलोग्राम का, ये मूव कर रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, ये टकराता है एक बॉल से जो है 1 किलोग्राम की, जो रेस्ट पर है, और उसके बाद ये दोनों मूव करते हैं साथ में विद अ वेलोसिटी ऑफ v प्राइम। तो आपसे पूछा गया v प्राइम क्या होगा? प्योर इन इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है। तो सर क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहने वाला है, इनिशियल मोमेंटम क्या था सर? 1 इंटू 2, तो 1 किलो का मास, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड, तो m इंटू वी करा तो ये आएगा, प्लस सेकंड मास तो 1 किलो पर रेस्ट पर है तो ऑब्वियसली 0 होने वाला है। फाइनली क्या होगा? 1 + 1 यानी 2 किलो मास हो चुका है आपके पास, लेकिन मूव किससे कर रहा है? वी प्राइम स्पीड से, तो यहां से आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2 वी प्राइम। तो वी प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से 1 नंबर में पूछा जा सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, इसके बारे में कुछ रिजल्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये रिजल्ट बहुत ज्यादा ड्राइव्ड रिजल्ट हैं, बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशन करने के बाद आते हैं, पर मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। पहला रिजल्ट क्या होता है? जब भी कोई स्मॉल मास, लेट्स सपोज दो इक्वल मासेस हैं, कैसे मासेस है? इक्वल मासेस, ये मास m1 है और ये मास भी m1 है, सॉरी, ओके 1 सेकेंड, हाँ, जब भी दो इक्वल मासेस आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, जब भी दो इक्वल मासेस आपस में कोलाइड करते हैं वो अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज करते हैं। अगर इसकी वेलोसिटी v1 थी और इसकी वेलोसिटी v2 थी, और ये दोनों मासेस अगर m थे, तो क्या होगा? नेक्स्ट कोलिजन के बाद क्या होने वाला है कि ये वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज हो जाएंगी। अब ये वेलोसिटी होगी आपकी v2 और ये वाली वेलोसिटी होगी आपकी v1। बस समझ आ गई?
इसी एक के एग्जाम्पल पर आप एक चीज कर सकते हो। लेट सपोज मेरे पास एक मास था, आपने देखा होगा जो पूल खेलते हैं लोग, जिसे बिलियर्ड्स बॉल भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, अगर क्योंकि सबका मास क्या होता है, सेम होता है, तो अगर v वेलोसिटी, अच्छा ये कब पॉसिबल है, जब हेड ऑन कोलिजन की बात करी जा रही है, ऑब्लिक या एंगल कोलिजन की बात नहीं कर रहे हैं हम, हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं। उस केस में कह रहा हूं मैं कि लेट सपोज ये m1 v1 स्पीड से आ रहा था और नीचे वाला मास क्या था सर, ये रेस्ट पर था, तो अब अगले केस में क्या होगा, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज होनी चाहिए थी। इसका मतलब सर ये वाला मास जो होगा, ये वाला मास जो होगा रेस्ट पर हो जाएगा, और नेक्स्ट मास जो होगा वो स्पीड v1 से मूव करने लगेगा। ये हो जाएगा रेस्ट पर और ये मूव करने लगेगा v1 से। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जब भी दो मासेस आपस में हेड ऑन कोलिजन करते हैं, तो हेड ऑन कोलिजन करने के बाद वो आपस में अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेते हैं। इससे रिलेटेड एक छोटा मोटा क्वेश्चन आप मतलब बनाया जा सकता है, इजी क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है। सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस आपने बात, ये तो कब हुआ जब मासेस आर सेम, लेट m1 इज इक्वल्स टू m2, ठीक है भाई। और किसके कोलिजन की बात हो रही है, इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है तब, ठीक है भाई। प्योर इलास्टिक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इलास्टिक भी कौन सा, प्योर इलास्टिक, ठीक है। प्योर इलास्टिक में अगर m1 इज इक्वल टू m2 है तो ये तरह की बातें करते हैं हम। सिमिलरली अगर m1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन m2 है तब क्या होगा, मतलब क्या हो रहा है कि मेरे पास एक मास है m1, इसको कभी कभी ना, जैसे आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जो वॉल वाले क्वेश्चन होते हैं, कि मेरे पास एक वॉल है और इस वॉल पर एक मास को मैंने ऐसे करके छोड़ा है, तो क्या होगा, क्या हम बोल सकते हैं इस वॉल का मास को m1 बोलते हैं और इसके मास को m2 बोलते हैं, तो क्या वॉल का मास रिलेटिवली बहुत ज्यादा है m2 से। अगर वॉल रुकी हुई है तो क्या होता है भाई, इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाती थी क्या, अगर ये v1 स्पीड से जाता था, आ रहा था, तो अब जाएगा वापस किससे, माइनस v1 से। स्पीड कैसे हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अभी ये कब था, when m1 is at rest, यानी आपकी वॉल क्या है, रुकी हुई है तब। मान लो अगर ये वॉल भी चलने लगे तो ऐसा हो सकता है क्या, लेट सपोज मैंने क्या करा, एक बहुत बड़ा सा ट्रक लिया, ट्रक का मास बहुत ज्यादा, और सामने से एक गेंद को छोड़ा, तो यार ये वाला केस बन जाएगा कि m1 मास भी है और किसी स्पीड v से ट्रेवल भी कर रहा है, सही है कहानी। तो लेट सपोज ये आ रहा है v1 स्पीड से, सामने से आप आ रहे थे v2 स्पीड से, इससे टकरा गए, ये आपका m2 मास जो रिलेटिवली बहुत छोटा m1 मास है, ठीक है। ये ट्रक है और ये सामने है, मान लो मधुमक्खी मान लो, मच्छर मान लो, या आपको ही मान लो, ठीक है। ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी नेक्स्ट, अब जो फाइनल वेलोसिटी होगी, अब ये क्या होगा सर, अगर ये रुका रहता तो v2 से ही वापस आ जाता, अगर ये रुका रहता तो v2 से ही वापस आ जाता, लेकिन क्योंकि अब v1 से ये भाई साहब भी आगे आ रहे थे, तो क्या इसको और ज्यादा आगे लेकर जाएंगे, ये बिल्कुल लेके जाएंगे। तो जो वेलोसिटी होगी वो होगी v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v1, क्या, v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v1 इस डायरेक्शन में। क्या बात समझ आई है, ठीक है भाई, बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये आपको वेलोसिटी जो है मिलने वाली है। अब सिमिलरली अगर m1 मास बहुत ज्यादा छोटा होगा तो भी आप बोल सकते हो कि इस तरह का फर्क जो है वो मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो ये आप मूव करोगे, सॉरी v1 प्लस v2 से मूव करोगे, ट्वाइस नहीं, v1 प्लस v2 से। मतलब अगर आप रुके होते तो, अगर ये रुका होता तो वेलोसिटी क्या हो रही थी, डबल हो रही थी, अगर रुका नहीं रहेगा तो वेलोसिटी ट्वाइस हो जाएगी। इस तरह की बातें आप करते हो, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, तो कोलिजन में हमने बात कर ली है। अच्छा, प्योर इन इलास्टिक की हमने बात कर ली थी, जो हमने वी प्राइम वाला एग्जांपल करा। प्योर इलास्टिक की भी हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सप्लोजन वाले केसेस की बच्चे। एक्सप्लोजन के बेसिक केसेस क्या होता है, जैसे आपने दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में जो पटाखे फोड़ते हो आप क्या बोलते हो कि मैंने एक पटाखा लिया और ऐसे फेंका और वो आसमान में कहीं फूटा,
तो जब वो पटाखा फूट रहा है तो उसके अंदर जो भी फोर्सेस आपको दिख रही है, क्या वो इंटरनल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस है? सर वो सारी की सारी इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस तो है नहीं। तो लेट सपोज जब भी कोई पटाखा फूटता है, या दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में, जैसे भी वो मूव कर रहा है, ये दो पार्ट्स में मूव कर सकता है, तीन पार्ट्स में मूव कर सकता है। अगर कोई पटाखा रुके रुके फूट जाए, मतलब स्टेशनरी था और फिर फूट जाए, मैंने फेंका नहीं, आग लगा के छोड़ दिया, फूटेगा तो तब भी, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ सर? जीरो हुआ। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। अगर दो पार्ट्स में टूटा था तो, और अगर दो से ज्यादा पार्ट्स में टूटा था तो आप इसको डॉट 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 करके एम एन वी एन से भी लिख सकते हो। लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये वेलोसिटीज क्या है? वेक्टर है भाई। क्या है? वेक्टर है। एक छोटा सा क्वेश्चन करूं। लेट सपोज एक पटाखा था जो ओरिजिन पे रखा हुआ था, दो पार्ट्स में फूटता है, 1:2 में फूटता है, ठीक है? किसमें रेशियो में? 1:2 में। ये दो पार्ट्स में टूटा, 1:2 में, इस तरह से फूट गया, 1:2। ठीक है भाई। अच्छा, जब ऐसा हुआ तो एक मास गया इस डायरेक्शन में विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है दूसरा मास कहाँ गया होगा और कितनी वेलोसिटी से गया होगा। एक मास जो 2m था, मान लेते 2:3 था, तो टोटल मास मान लेते हैं कि 3m था। 3m में से 2m यहाँ गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यार ऑब्वियस सी बात है कि मोमेंटम क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। तो जीरो इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसका मतलब जीरो इज इक्वल टू m1v1 क्या है? सेम चीज है, मुझे नहीं पता, प्लस m2v2 क्या है सर? ट्वाइस ऑफ m, और v2 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। कौन सी डायरेक्शन? आई कैप डायरेक्शन। यानी m1 की वैल्यू क्या थी? m, और v1 एज इट इज इक्वल टू 2 - ऑफ 4m हो जाएगा ना यार, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करके, 4m माइनस आई कैप। तो m से m की वैल्यू चली गई, तो vi की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 4 आई कैप। ये 2 मीटर था, 2 मीटर पर सेकंड से आई कैप डायरेक्शन में मूव करा, तो इसका मोमेंटम 4 मीटर पर 4 kg मीटर पर सेकंड आई कैप। और इसके ही अपोजिट मोमेंटम होना चाहिए था इसका, यानी कहाँ मूव करेगा वो? इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद द वैल्यू ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए। सिमिलरली अगर इसी को मैं तीन पार्ट्स में तोड़ दूं तो, एक रेस्ट पर एक पार्टिकल था, तीन पार्ट्स में टूटा, m, 2m और 3m, ठीक है? एक पार्टिकल गया इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से, एक पार्टिकल गया इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से। अब बताओ तीसरा वाला पार्टिकल कहाँ गया होगा? ये गया है आपका 2m वाला, ये गया है आपका 3m वाला, ठीक है? अब आपसे पूछा कि बताओ भाई तीसरा वाला कहाँ गया होगा? बता सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस मोमेंटम कंजर्व करना है, ये आपका होमवर्क है, सब लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? सिंपल वन लाइन क्वेश्चन है, आराम से हो सकता है, ठीक है? तो ये आपके कोलिजन वाले या एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस भी पॉइंट पर आप एक्सप्लोजन कर रहे हो, अच्छा इसमें एक और चीज याद रखना, एक्स और वाई का मोमेंटम अलग अलग कंजर्व्ड होगा। क्या बोला मैंने? एक्स और वाई का मोमेंटम अलग अलग कंजर्व्ड होगा, क्योंकि इसमें ऊपर वाले में तो एक ही डायरेक्शन में गए थे, तो सिर्फ एक्स में कंजर्व करा दिया। लेकिन क्या आप यहाँ एक्स और वाई दोनों में जा रहे हो, तो आपको एक्स का अलग कंजर्व कराना पड़ेगा, वाई का अलग कंजर्व कराना पड़ेगा। यानी अगर सोच के देख, सोच भाई, एम मास जो मूव कर रहा होगा वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा 4 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि दो और दो चार, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा 9 मीटर पर सेकेंड से। यानी इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या मैंने आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना सिखाया था बच्चे? दो वेक्टर जब भी एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, तो वैल्यू थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो वैल्यू बचेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू आपको मिल जाएगी जो एम मास की है। इस तरह से आप कर सकते थे, सिंगल लाइन क्वेश्चन, ठीक है? आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है? इसको सॉल्व करें तो 81 प्लस क्या 16 अंडर रूट के अंदर, है ना भाई? तो आ जाएगा 87, 97 अंडर रूट, है ना? ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। किस डायरेक्शन में सर? इस डायरेक्शन में, 4 या 9। बात समझ आ गई? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो इस तरह से आप बात कर सकते हो कि दो चीजों की हमने बात कर ली। सबसे पहले हमने बात कर ली कि आपका एक्सप्लोजन के केसेस क्या है, और दूसरा हमने बात कर ली कि आपके कोलिजन के केसेस क्या है।
कई जगह और आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। जैसे एक छोटा सा पार्ट है, लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, एक गन है, हालांकि मेरे पास नहीं है, पर मान के चलो कि मेरे पास एक गन है और उस गन से क्या निकलती है, गोलियां। अब गन है तो भाई गोलियां ही निकलेंगी। जितनी मेरी आर्ट है, जितनी अच्छी है, मैं कोशिश करूंगा मैं गन बना सकूं। नहीं बना पाऊं तो मुझे माफ करेगा आप लोग। ऐसी कुछ होती है क्या गन, है ना भाई? ऐसा कुछ मान के चलते हैं, ये आपकी गन है और इस गन से निकलती है गोलियां। ठीक है भाई। अब एक बात सोचो, क्या गोली का कैसे निकलती थी, क्या आप उसको ट्रिगर को दबाते थे, एक्सप्लोजन होता था और वो एक्सप्लोजन इस गोली को आउटवर्ड फेंकता था किसी वेलोसिटी वी से, इसका मास एम मान लो। अगर ये वेलोसिटी वी से और मास एम से आगे गई है और मैंने बोला क्या कि नेट फोर्स जीरो है, इसका बेसिक सा मतलब क्या है, क्या ये गन पीछे आई होगी, इसको बोलते थे क्या, रिकॉइल ऑफ, रिकॉइल। कभी तुमने पबजी वबजी खेला है ना भाई? क्या बोलते थे कि पबजी में M416 या AK47 का रिकॉइल बहुत ज्यादा है, डीपी ले ले, डीपी डीपी का रिकॉइल अच्छा होता है, मतलब रिकॉइल कम होता है। तो जब आप एम करते हो तो ऊपर नहीं भागते हो, सेम जगह रहते हो। ये सब बातें समझ आ रही है तुम्हारे क्या? क्यों भाई? ये सब बातें समझ आ रही है? रिकॉइल का बेसिक सा मतलब क्या है कि अगर आपने यहाँ पे वेलोसिटी भेजी है तो ये वेलोसिटी भी पीछे आएगी, आपके कंधे पर जोर पड़ेगा। अगर तुमने ऐसे मुंह पर रख के गोली चला दी तो मुंह पिच जाएगा भाई, आंखें फूट जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कभी भी, क्योंकि हर गन में क्या होता है बच्चे, रिकॉइल होता है। कोई वेलोसिटी के साथ गोली आगे गई है तो किसी वेलोसिटी के साथ गन भी पीछे आई होगी। बात क्लियर है? अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। लेट सपोज मेरे पास जो गन है वो है 5 किलो की। 5 किलो की मेरे पास क्या है, मास ऑफ गन। ठीक है भाई। इसमें जो गोली है मेरे पास, बुलेट, वो वाली नहीं जो तुम चलाते हो, ये वाली जो हमने दागी है। तो ये जो बुलेट है मान के चलते हैं 50 ग्राम की है, इतनी ही होती है, 50 या 100 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है। और इसकी जो स्पीड है वो है, मान के चलो, 200 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड होगी 300 ना, तो यह ज्यादा हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड मान के चलते हैं। अब आपको बताना है कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो एक बात समझ आइए कि एम बी यानी मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल होनी चाहिए, या कहना चाहिए इसका समेशन होना चाहिए किसके बराबर, मास ऑफ गन प्लस इनटू मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या था भाई, जीरो था, सब कुछ रुका हुआ था। फाइनल मोमेंटम क्या है, ये है। बात क्लियर है? तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ गन की अगर मैं बात करूँ तो ये होगा माइनस का मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। सिंपल सिंपल कर लेते हैं भाई। तो माइनस ऑफ मास ऑफ बुलेट क्या, 50 ग्राम, 50 ग्राम का मतलब क्या, 10⁻³ kg कर दूं क्या? 1 ग्राम में क्या, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं भाई। वेलोसिटी कितना, 100 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन क्या, 5 किलोग्राम। तो आपको अगर इसको तोड़ बोड़ लो तो 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए, 5 से 5 चला गया, तो 1 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव डायरेक्शन। अब तुमको लग रहा होगा कि बहुत छोटी सी वैल्यू आई है, अरे 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 मीटर कितना होता है भाई, बहुत बड़ा होता है 1 मीटर। 1 मीटर में तुम्हारे जैसे 4 5 लोग समा जाएंगे। तो उस स्पीड से 1 सेकंड में गन पीछे जा रही है। आप समझ रहे हो? तो रिकॉइल ये भी एक खतरनाक रिकॉइल है, इससे भी आपकी आंखें वांखें फूट सकती है, कंधे फ्रैक्चर हो सकते हैं, कंधे फ्रैक्चर हो सकते हैं, मतलब किसी समझदार आदमी को एक स्टेबल जगह पे खड़े होकर गन चलानी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ क्या, गन। यहाँ तक बात समझ आती है? कुछ तरह की छोटी मोटी बातें और इससे ही जुड़ी हुई हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, पर मुझे लगता है कि बतानी जरूरी है, तो मैं बताता हूँ। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स। हिंदी में आप पढ़ते हो आवेग। दो चीज होती है, एक तो मोमेंटम, मोमेंटम को बोलते हैं संवेग, एक होता है इम्पल्स, इम्पल्स को बोलते हैं आवेग। इम्पल्स बेसिकली क्या है कि कोई फोर्स आप कितने कम टाइम के लिए लगा रहे हो, क्या उससे उसके इफेक्ट पे फर्क पड़ता है। लेट्स सपोज एक हथौड़ा है या चाटा मान के चलते हो, एक चाटा आपने आप किसी को मारा पट, और एक चाटा आपने किसी को मारा तो आपने क्या चेंज करा, फोर्स सेम लगाई है, पर टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कम कर दिया। तो इससे इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाता है। बात समझ पा रहे हो मेरी? इंपल्स क्या होता है कि आपने किसी
ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज कराए, लेकिन वो चेंज कितनी जल्दी करा उससे आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स कम या ज्यादा लगता है। अगर डेल्टा टी यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट या रिएक्शन टाइम, कुछ भी उसको बोल सकते हो, कांटेक्ट टाइम बोल सकते हो, या फिर इसी चीज को तुम बोल सकते हो एप्लीकेशन टाइम, कि कितनी देर तक वो फोर्स एप्लीकेबल था। ये जितना ज्यादा कम होगा उतना ही इफेक्ट क्या बढ़ जाएगा, क्यों भाई, बढ़ जाएगा ना। इम्पल्स और फोर्स दोनों सेम चीज है, पहले तो ये समझो, इम्पल्स और फोर्स दोनों सेम चीज है। क्या कहते हैं, अरे यार तुमने कभी क्रिकेट खेला, क्रिकेट में लेट्स सपोज तुम्हें कोई कैच पकड़ना और तुम चाहते हो तुम्हारे हाथ पर चोट ना लगे, तो क्या कैच को हमेशा ऐसे करके पकड़ते हो, ऐसे नहीं पकड़ते ना कि भाई आ जा रुक जा, हाथ लाल पड़ जाएंगे, ऐसे करके पकड़ते हो, क्यों, क्योंकि आप चाहते हो कि क्या हो जाए, रिएक्शन टाइम या कॉन्टेक्ट टाइम बढ़ जाए, जिससे इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाए। फोर्स वही लगेगी, चेंज इन मोमेंटम सेम है। फोर्स क्या था भाई, सर फोर्स था चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, बात क्लियर है। तो अगर मैं डेल्टा टी को बढ़ाता हूं, मोमेंटम का चेंज सेम है, तो क्या ये वैल्यू जो है कम होगी ज्यादा होगी, वैल्यू कम हो जाएगी ना यार, सोच के देख। मोमेंटम का बेसिस मतलब क्या, वो 20 स्पीड से बॉल आ रही थी, आखिर में आके आपने रोक ही ली है ना, हाथ में पकड़ ही ली है ना, वेलोसिटी जीरो कर ही दी है ना, तो चेंज इन मोमेंटम तो सेम है, चेंज इन मोमेंटम सेम है, पर क्योंकि डेल्टा टी ज्यादा करा था इसलिए फोर्स कम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहले से कम चोट लगी है। इसका बेसिक का मतलब कि आपने क्या रिड्यूस करा है, आपने बच्चे उसका इम्पल्स रिड्यूस करा है। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि डेल्टा टी टाइम में आपने इसको रोका, डेल्टा टी टू टाइम में आपने इसको रोका, बताओ भाई इम्पल्स किस में ज्यादा या किस में ज्यादा चोट लगेगी, किस में कम चोट लगेगी, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कर लेनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कभी कभार आपसे क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन की अगर बात करो, चेंज इन लीनियर मोमेंटम में यही चीज है। ठीक है, अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम कभी कभी आपको डायरेक्ट ऐसे भी दिख सकता है, कभी कभी आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं भी दिख सकता है। मतलब क्या है, अगर मैं इसको बहुत जनरल वे में लिखूं, ठीक है, तो सर चेंज इन, आपने बोला कि नेट फोर्स अगर जीरो होना चाहिए तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या है कि डेल्टा पी जीरो, पी कांस्टेंट, यानी m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, बट इन अपोजिट। ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है भाई, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। m1 v1 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा m2 v2 के मैग्नीट्यूड के बराबर। यानी अगर मैं सपोज, अगर मेरे को ऐसा कोई सिस्टम दिया जाए जिसमें नेट फोर्स जीरो होता है, तो सिस्टम में इनिशियल मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन फाइनल मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होने वाला है। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए उस सिस्टम के लिए, दोबारा सुनो, उस सिस्टम के लिए। ठीक है, इस तरह की बात हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आपके पास यही सब है। याद रखना जो छोटी छोटी बात, जैसे थर्ड लॉ के बारे में हमने बात नहीं करी, सेकंड लॉ के बाद हम डायरेक्ट यहाँ चले गए थे। थर्ड लॉ के बारे में अगर मैं बात करूँ, थर्ड लॉ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे चुटके चुटके। थर्ड लॉ कब कब एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है। क्या हर फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है, बिल्कुल रिएक्शन फोर्स होता है। ये फोर्सेस कैसे कैसे होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, and they apply on different bodies, apply on different bodies, और they have same nature। ठीक है, ये चार पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं या समझने हैं, याद तो क्या ही रखना है, इसमें सब कुछ समझने वाला है, कुछ खास याद रखने वाला है नहीं। ठीक है, तो फोर्स से जुड़े हुए छोटे मोटे सवाल आपको समझ आ गया। एफ इक्वल्स टू एम, एक डायरेक्शन की बात करी जाएगी तो एक डायरेक्शन की बात करनी है, एक डायरेक्शन का फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, और डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता है। इससे रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जरा इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, क्या बोला मैंने कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरह से ये रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है,
इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेट सपोज, अरे भाई, इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, मान के चलता हूं कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड मान के चलता हूं। इसका मास है 2 किलो का, ठीक है भाई। एक टेबल पर रखा हुआ है ये, और इस पर मैं एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं, 1 न्यूटन की। 1 न्यूटन की कांस्टेंट फोर्स इस पे कहां लगाई जा रही है, वाई डायरेक्शन में। ये बात समझ रखना, किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है, वाई डायरेक्शन में। अब आपसे पूछा गया है, आफ्टर 2 सेकेंड्स, आफ्टर 4 सेकेंड्स करते हैं, आफ्टर 4 सेकेंड्स वेलोसिटी क्या होने वाली है, स्पीड क्या होने वाली है इस ऑब्जेक्ट की, ये पूछा गया। अब देखो एक्स डायरेक्शन से, ये बात ध्यान रखना कि अगर किसी फोर्स का आप कंपोनेंट यानी उसके प्रोजेक्शन ले सकते हो एक्स और वाई एक्सिस में, तो उसके कंपोनेंट आपको लेने होंगे और फिर देखना होगा वो कंपोनेंट कैसे मेजर कर रहे हैं। अगर ये एक्स डायरेक्शन में है और ये माइनस वाई डायरेक्शन में, यानी इसका इसके साथ एंगल कितना है बच्चे, 90 डिग्री, तो इसका कोई भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं आ सकता, तो कोई मतलब नहीं था लेने का। क्योंकि ये फोर्स वाई डायरेक्शन का है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वैल्यू होगी फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी 1 न्यूटन डिवाइड बाय 2, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या है इसमें, एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में। क्या मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ाई थी कुछ दिन पहले, जो बोलती थी कि फाइनल स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। क्या ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी 1D की थी बच्चे, आपको इस पे वाई वाई और वाई लगाना पड़ेगा। ये सब कुछ 1D में चल रहा है, एक ही डायरेक्शन का एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज करेगा ना यार। तो इनिशियल स्पीड कितनी थी वाई डायरेक्शन में, 0, एक्सेलरेशन कितने का 0.5, टाइम कितना 4 सेकेंड्स, तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, सर फाइनल स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड। यानी 2 सेकेंड बाद अगर आप इस पार्टिकल को देखोगे तो इसके पास एक स्पीड है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड, और एक स्पीड है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड। तो नॉर्मल स्पीड या टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी सर, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है और रिजल्टेंट की वैल्यू होती थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू 90, तो कॉस 90 0, तो वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं मैं 2√2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे भी छोटे मोटे क्वेश्चन आए तो हम लोग कर सकते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा सा काम ज्यादा हो चुका है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस, पर अगर बाई चांस आ गया, क्योंकि आपको पता है पेपर का लेवल हल्का सा बढ़ के आ गया, क्योंकि अभी इस पेपर की जो वैकेंसी आई थी आज से 3 साल पहले आई थी, और अगर आप एसएससी के बहुत सारे पेपर, DSSB के पेपर, TGT के पेपर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, या रीट के पेपर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि पहले से ज्यादा कट ऑफ जा रही है, थोड़ी बहुत भी नहीं, 10-10, 20-20, 30-30 नंबर ऊपर कट ऑफ जा रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि यार थोड़ा बहुत टफ पेपर बना दिया जाए, क्योंकि पहले पेपर बहुत ही इजी था, बहुत ज्यादा इजी पेपर था लास्ट ईयर जो पिछली बार वैकेंसी आई थी उसका। आई होप कि थोड़ा सा हम लोग सही सही लेवल का पढ़े, ताकि हम लोग कुछ और क्वेश्चंस भी जो है वो अटेम्प्ट कर पाए, ऐसा ना हो कि हम ना कर पाए, ठीक है भाई। चल, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में इतना ही है, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर एंड लव